नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में प्री में सिलेक्टेड था। 1500 लोगों से मेरा कंपटीशन हुआ था, लेकिन मेंस में मेरे जीएनएम के एग्ज़ाम थे, इस वजह से मैं कुछ नंबरों से रह गया। मैं 25 क्वेश्चन जो ग्रुप डी में पूछे जाते हैं साइंस के, उसको लेके आया हूँ। आप जहाँ भी पढ़ते हो उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन अगर आपने 15 सही नहीं किया तो आपकी तैयारी कमज़ोर चल रही है। 2 करोड़ फॉर्म गिर चुके हैं अभी तक। ठीक है, अगर आपको भरना है फॉर्म तो आप साउथ में भर दें, नॉर्थ इंडिया में मत भरें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी फालतू के कमेंट के। मैं देखा हूँ कि 25 क्वेश्चन बताने में लोग 2-2 घंटे लगा दे रहे हैं। मैं आपका बिल्कुल समय नहीं लूँगा और काम की बातें करूँगा। और चलिए शुरू करता हूँ मैं पहला क्वेश्चन। और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने बहुत ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन को लाया है। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? शक्ति की इकाई नहीं है, आप बताइए। किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं है। जूल पर सेकंड भी है। अश्व शक्ति, हॉर्स पावर जिसको आप बोलते हो वो भी है। मैं एक्सप्लेन भी करता चलूँगा, लेकिन मैं इतना एक्सप्लेन देखता हूँ मैं चैनल्स पे कर दिया जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। उतना कुछ करना नहीं होता है, ये आप जेआरएफ नहीं दे रहे हो। ठीक है, बट मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है 2 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? किस जोड़े की दिशा होगी एक समान? तो आप कहेंगे कि बल और संवेग की दिशा जो है एक समान होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, प्रेरित विभवांतर की एसआई यूनिट क्या होती है? प्रेरित विभवांतर की एसआई यूनिट होती है वोल्ट होती है। ठीक है, और अगर मुझसे बाय द वे एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप ज़रूर कमेंट में बताना, लेकिन मैं गलत करूँगा नहीं। पहली बात, मैं बहुत ही मेहनत किया हूँ इस वीडियो पे। अगर आप हो सके तो आप उसको सही कर देना। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका भी क्लैरिटी आती है। प्रेरित विभवांतर की एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। देखिए ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी मत पढ़ें। एनसीईआरटी देखिए 8 to 10th भी अगर आप पढ़ने जाओगे तो 2-3 महीने खा जाएंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आपका। केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए, फिर समय बचता है तो कोर्स खरीदिए और जहाँ पढ़ना पढ़िए। एक वृत्ताकार पथ में, अब देखिए एक वृत्ताकार पथ मैंने बना लिया। एक वृत्ताकार पथ में क्या कह रहा है? स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? मान लीजिए कोई पिंड यहाँ पर है, स्थिर गति कर रहा है, ठीक है ना, आराम से। ठीक है, तो उसको आप लोग कौन सी गति बोलोगे? ये जो है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन का जवाब आप लोग को समान वृत्तीय गति हो जाएगा, लेकिन आप इसको इसमें नीचे देख सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, समान वृत्तीय गति। देखिए एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति करने वाले पिंड की गति को समान वृत्तीय गति कहते हैं। समान, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाते हो तो इसका आंसर दे सकते थे। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर लगाना, और ये बाय डिफ़ॉल्ट पूछा गया है कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रहों को चक्कर है तो वो कौन सा है? तो वो समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा या उपग्रहों का चक्कर लगाना, घड़ी की सुइयों की गति, ये सभी हैं। ठीक है, क्योंकि एक समान गति करते हैं लोग। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। 5 नंबर क्वेश्चन पे मैं पहुंच चुका हूँ। अब अभी तक आपने कितना सही किया है ज़रूर बताएं। 15 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, वरना तैयारी कमज़ोर चल रही है, तैयारी करने का आप सकते हैं। जब आप एक कॉयल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, ये भाई कोई कॉयल स्प्रिंग हो गई। ठीक है, एक सेकेंड, कोई कॉयल स्प्रिंग तो आप लोगों ने देखा ही होगा मुझे लगता है ना, इस ढंग से होता है ना स्प्रिंग, ये है ना। इसको आप कंप्रेस करते हो, यानी दबाते हो, तो आप उस पर काम करते हैं। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा डैश, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जो है, इसका जवाब आप लोग प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या है? घटती है, बढ़ती है, शून्य रहती है। इसको आप एक क्वेश्चन को मैं कमेंट में पूछ रहा हूँ आप लोगों से, जवाब देना। तो ज़रा सा आप इसको ढूंढना नेट पे। ठीक है, इससे क्या होता है आपका क्लैरिटी आती है। ये देखिए मैं बता ही देता हूँ। चलिए दोस्तों, कोई भी वस्तु जिसमें प्रत्यास्थ गुण पाया जाता है उसमें एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, जैसे रबर या स्प्रिंग। रबर के कॉन्टेक्स्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है, आप याद कर लें इसको। उसके बाद दबाया जाता है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो ऊर्जा संचित होती है किसी वस्तु की, ठीक है, देख लेना आप लोग एक्सप्लेनेशन। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ठीक है, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। ये शुद्ध हिंदी में लिखा गया है, तो आप लोग इसका इंग्लिश करके भी किसी क्वेश्चन को देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ज़्यादातर व्यूअर्स देखिए हिंदी वाले होते हैं, इसलिए कि मैंने हिंदी में लेकर आया। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा वह है, वह यांत्रिक ऊर्जा है जो उस पदार्थ के आयतन या आकार को विकृत करने के कारण, जो भी है याद कर लेना। ठीक है,
डैश तरल तंत्र, मैंने तीनों सब्जेक्ट के लिए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के 25 क्वेश्चन है, ठीक है। डैश तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है, तरल पदार्थों को, ध्यान देना आप। संवहनी संबंधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का जो जवाब हो जाएगा वो संवहनी संबंधी हो जाएगा, ठीक है। संवहनी संबंधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्सर्जन तो आपको पता है एक्सक्रीशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र ये भी संबंधित है, ये आपको पता ही, नर्व सेल से रिलेटेड है, ठीक है। श्वसन संबंधी तो आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी है? एक्स किरणें है, ठीक है ना। और विद्युत चुंबकीय तरंगे देखिए, पहले तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स किरणें, उसके बाद एक्स किरणें कहते किसको विद्युत चुंबकीय तरंगे, वे देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं लेके आऊँ। एक्सप्लेनेशन को आप ढंग से रीड करें ताकि एग्जाम में काम आए। वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इस पर ध्यान देना, किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जो तरंगे निर्वात में वैक्यूम, इसको वैक्यूम बोलते हो, है ना, भी संचरित हो सकती है, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग या आंतरिक तरंग भी कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, इस गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, सभी जो है, ये सभी जो भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। अब देखिए ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, मैं न्यूमेरिकल की एक सीरीज़ बनाया था जिसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। न्यूमेरिकल के भी 3-4 सवाल पूछ दिए जाते हैं, बट बहुत सारे चैनल पर केवल थ्योरी लेकर बैठे रहते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, आपका रिजल्ट चौपट हो जाएगा। 2 करोड़ लोगों ने फॉर्म भर दिया। 12 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच किया गया कार्य 36 जूल है, उन बिंदुओं के बीच होने वाला विद्युत आवेश है। देखिए अच्छा, एक देखिए V इजिकल टू कितना है, 12 वोल्ट है। W वर्क को आप लोग जूल में इंडिकेट करते हो, वो W कितना है, 36 जूल है। और Q इजिकल टू जो होता है, विद्युत आवेश पूछा ना, Q इजिकल टू क्या होता है, W/V होता है। एक फॉर्मूला याद कर लेना आप लोग, जब भी बोले विद्युत आवेश निकालने के लिए तो Q इजिकल टू W/V लगा देना आप लोग। और ये जो है W 36 जूल है, और वोल्ट कितना है, 12 वोल्ट काम हो रहा था ना। चलिए 3, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 3 कूलम, ठीक है। आवेश का यूनिट कूलम होता है, ठीक है ना, आपको यूनिट पर भी ध्यान देना है। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि आवेश का यूनिट क्या होता है, तो कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। 2 करोड़ फॉर्म भरे, 4 करोड़, उससे कोई मतलब नहीं। आप एक टाइप का वीडियो दिन भर 4-5 घंटा मत देखें, अलग अलग क्वेश्चन करें, जरूर रिजल्ट बनेगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण करने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट किसके कारण से होती है? तो देखना आप डी नंबर में जब आओगे तो पता चलेगा, कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन, ठीक है। एक कुंडली मान के चलिए ये कोई है क्या, ठीक है ना, कोई सा भी ले लेना आप, ठीक। कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन के वजह से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में डैश कक्षाएं होती है। पहले ये देखिए, आपको 1 से लेके 40 तक केमिकल फार्मूला मालूम होना पड़ेगा। 40 तक आप लोग कर सकते हो, उंगली पे कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और उसके क्या पूछा था, परमाणु में डैश कक्षाएं होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, लेकिन आपको रटना नहीं है, ये एज इट इज़ बहुत सारे शिफ्टों में पूछा गया था। मैं बता देता हूँ, जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, ये करके ये होता क्या है कि ये 4th पीरियड में पाया जाता है। आप देखना नेक्स्ट पेज पे मैं दिखाता हूँ, ठीक है। 4th पीरियड में ये लोग पाए जाते हैं, पहले तो 4 हो जाएगा। देखिए कहाँ पे, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, यहाँ देखिए 4th पीरियड में, देखिए इसको पीरियड बोलते हैं, ठीक है। पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4। अब यहाँ पे देखिए जर्मेनियम कहाँ है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन 4th पीरियड में है, इसलिए इसके आउटर में क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, डैश एक यौगिक नहीं है। अगर आपको याद नहीं है तो भी कॉमन सेंस आप मार सकते हो। ये देखिए 3 एक साइड हैं, और ये लेड क्या है, एक तत्व है। लेड पीरियोडिक टेबल में लेड है ना, एक तत्व, ठीक है। ये सभी चीज़ें यौगिक है, किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना हुआ है। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? मैंने आपको पहले ही बोला था कि 40 तक आप याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। कैल्शियम का देखिए क्या होता है, कैल्शियम आता है आपका 20 नंबर पे, मुझे 40 तक याद है दोस्तों, 20 पे आता है। और आपको निकालना है एटॉमिक मास,
तो क्या करोगे आप, लगभग आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना जितना भी नंबर है। 22 या 40 हो गया। अब आप कहोगे सर क्लोरीन तो आता है 17 नंबर पे, लेकिन क्लोरीन में ये 2 लगा हुआ है, तो 17 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस 2 के वजह से आपको एक बार और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो गया, 17 2 जा 34, 34 2 जा 34 दूनी हो जाता है 68, ठीक है, 68 हो जाएगा। यहाँ 8 6 4 10, 108 के आसपास आ रहा है एटॉमिक मास। और ये क्लोरीन के केस में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा, इसके केस में भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। यानी 108 से थोड़ा ज़्यादा कौन है, 111 यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा, आप जब प्रोडक्ट टेबल में जाओगे तो मास उसका कुछ पॉइंट करके दिया रहता है, लेकिन आप उतना याद मत रखना, केवल 2 से मल्टीप्लाई कर देना, मास निकल गया, ठीक है। और अगर आपको ये 1 2 दिख जाता है तो एक बार और आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर का दोगुना उसका मास होता है अप्रॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। इस जगह पर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। देखिए मैंने क्या बोला था, मैंने जो बोला था, देखिए यहाँ पे क्या है इस जगह, देखिए कैल्शियम का ये 40.078 है। ये देखिए क्लोरीन का थोड़ा बढ़ गया है, 35.453 है, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 70.9 आ गया। और इस जगह भी देख सकते हो आप, इसलिए कि 110.9 है, जिसको कि आप 111 यू बोल सकते हो। जिनको देखना है देख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो पढ़िए जो एग्ज़ाम में आता है। दिन भर 5-6 घंटे क्लास देखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। निम्न में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में मूल विशेषता माना जाता है? इसको माना जाता है परमाणु क्रमांक को, एटॉमिक नंबर को, ठीक है। परमाणु भार एटॉमिक तुलना में एक मूल विशेषता जो है एटॉमिक नंबर होती है, ठीक है ना। कभी भी एटॉमिक नंबर से कोई चीज़ें निकलने में आसानी होती है, ठीक है। एटॉमिक मास में वो मेंडलीव आई थिंक एटॉमिक मास में अरेंज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सक्सेसफुल रहा नहीं। समूह 17 के तत्वों की संयोजकता होती है, समूह 17 के तत्वों की संयोजकता। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, लेकिन क्यों होगा 1, ये देखिए आप। अब एक मैं पकड़ता हूँ समूह 17 में क्लोरीन को, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है दोस्तों 17 होता है। और इसका जो है कैसे ट्रिपलेट बनाते हो आप लोग, एक सेकेंड, यहाँ नहीं बना के मैं यहाँ बना देता हूँ। 2 8 8 18 18 32 32 होता है, तो आपको 8 2 10 10 8 18, यहाँ तो 18 आ रहा है। तो 18 आ रहा है तो क्लोरीन का सपोज दैट एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन खोना इसके लिए आसान है, इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन खोने या लेने की बात आएगी तो जो कम नंबर में होता है इलेक्ट्रॉन, वही वो खो भी सकता है और ला भी सकता है। तो ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को खोएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 17 है, इस वजह से इसकी संयोजकता जो है 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं दोस्तों। आभूषणों के धूमिल होने का एक कारण है, कोई सा भी आप देखोगे, आप मान लो सिल्वर यदि आप यूज करते हो, सिल्वर पहनते हो ना, सिल्वर में देख लेना सबसे अच्छा एग्जांपल आभूषणों का। गोल्ड तो जल्दी होता नहीं, गोल्ड उतना रिएक्टिव है नहीं। सिल्वर में ये जो काला काला परत बन जाता है ना, वो होता है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण, ठीक है। ऑक्सीजन से ये रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। आभूषण बोले, आयरन बोलिए, रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख लो कौन कितना रिएक्टिव है, और बहुत बार पूछा भी जाता है। तो इनमें जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? अब देखिए ध्यान से। अब मुझे ये क्वेश्चन लिटरली मालूम नहीं था, लेकिन मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि कोई लवण एक ले लीजिए आप, जैसे सोडियम क्लोराइड कोई ले लीजिए, NaCl, और उसके बाद इसमें क्या करना है आपको, वाटर ऐड करना है, ठीक है ना, वाटर ऐड करना है। अब आप देख लेना इसमें क्या बन सकता है। देखो दोस्तों ध्यान से देखना, Na को मैंने ले लिया, उसके बाद मुझे लगता है OH, यही बन सकता है ना, बन सकता है कि नहीं बन सकता, आपको याद नहीं है बाय द वे, मुझे भी याद नहीं था। देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मेन बन रहा है ना इसका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए और कुछ बन सकता है क्या, एक क्लोरीन बच गया, और क्या बच गया, एक हाइड्रोजन वहाँ आ गया, और एक हाइड्रोजन बच गया, एक हाइड्रोजन बच गया, एक क्लोरीन बच गया, और कुछ बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है ना, तो बस सोडियम हाइड्रोक्साइड बच गया, तो बात खत्म कीजिए, आगे बढ़िए। डैश धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है। इस टाइप से रिलेटेड करंट अफेयर देखिए 2018 में साइंस जो है पूछा गया था,
एल्युमिनियम ये वही एक धातु है, ठीक है। आप जहाँ भी पढ़ते हैं आप देखेंगे कि आपको केवल मिसगाइड बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया जाता है, इतना ज़्यादा कि काम का चीज़ याद नहीं रहता और फिर परेशान होते रहते। साइंस के लिए मुझे लगता है आप लोग 100 से 150 वीडियो आप लोग देखते हो, कोई फ़ायदा नहीं। आप पहले 20 वीडियो ही देखो, लेकिन उसको ढंग से बनाओ, याद रख पाओ, तभी आगे फ़ायदा है। और अगर मैं 1500 बच्चों से कंपटीशन कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि जल में AQ किसको बोलते हो आप, जल में बना हुआ विलयन जो होता है जल से रिलेटेड। उसके बाद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से ये अभिक्रिया कर लिया तो ये क्या हो गया, सोडियम सल्फेट हाइड्रोजन बना दिया, तो ये हो गया उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया, ठीक है। आपको रिएक्शन से रिलेटेड चीज़ें याद करके जाना। इस बार बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और यहाँ तक कि BPSC जो टीचर्स का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी उठा कर पटक दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। ये देखिए D नंबर जो क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। यहाँ देख लीजिएगा, आपको ये डायरेक्टली भी पूछ सकता है साइंस में, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है दोस्तों, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन देखिए, आपको मुझे लगता है कि NCERT में मिले या ना मिले, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि मैंने देखा है ना कि 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन ग्रुप D 2022 में भी पूछे गए। इसका सीधा मतलब है कि भाई कि वो लोग रिपीट कर रहा है। और यही नहीं, मैं NTPC में 2016 में 4 मार्क्स का जो वो DI टाइप का एक कुछ पूछा गया था, वो उसको 2021 में भी रिपीट किया इन्होंने। वो बहुत बच्चों ने छोड़ा और मैंने करके आ गया। 4 नंबर मिले कि नहीं मिले मुझे, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी है। इसका करेक्ट आंसर D नंबर हो जाएगा। अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी, मूवमेंट के लिए। अब देखना, मूवमेंट के लिए आप कॉमन सेंस लगाओगे तो पेशीय और संयोजी उत्तकों का संयोजन, इस सब में करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यतः बोला है ना, हालांकि जरूरी तो तंत्रिका भी है, लेकिन तंत्रिका मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है, कंट्रोल से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको मूवमेंट चाहिए तो पेशीय होना जरूरी है। आप तंत्रिका है, मान लो चलो कोई लंगड़ा है या फिर वो कुछ उसका बॉडी पार्ट्स काम नहीं कर रहा है, तो क्या वो चल पाएगा, मूवमेंट है होगा उसमें, बिल्कुल एक्सीडेंटल केसेस है, पैरालाइज हो गया। तो पेशीय होना चाहिए और संयोजी उत्तकों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी जो है आप मूवमेंट कर पाओगे। पेशीय आपको मसल्स हो गया, संयोजी में हड्डी हो गया, ब्लड हो गया, है ना, इन सभी चीज़ों से आप कर पाओगे। तंत्रिका नहीं होने से भी हो जाएगा, देख लीजिए। D नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया। देखिए, मेंडल बाबा तो बड़ा फेमस थे भाई 18 वाले ग्रुप D में। तैयारी पर ध्यान दीजिए, 2 करोड़ भर दिया, 4 करोड़ भर दिया, उससे आपको कोई मतलब नहीं, उसमें लेबर वूबर भी होते हैं, ठीक है ना। मेंडल बाबा ने एक संकर संकरण मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। जब दो पौधों के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है तो इसे एक संकरीय संकरण कहते हैं। एक संकरीय क्रॉस में मेंडल ने मटर के पौधों की 2 ऐसी उपजातियां चुनी जिसके विपरीत लक्षणों को जोड़ा में, एक लंबा और दूसरा बौना, इसी तरह से करवाया गया था। जैविक विकास को डैश के तौर पर परिभाषित किया गया है। जैविक विकास को प्राकृतिक, क्या है, प्राकृतिक चयन के आधार पर, ठीक है। जैविक विकास को प्राकृतिक चयन के आधार पर भी परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। सारे पूछे गए क्वेश्चन है, मेरे बनाए गए कुछ भी नहीं है। NCERT की बात आप कर रहे हो, बात सही है, लेकिन NCERT में आप पूरा चैप्टर याद रखना संभव नहीं है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना जरूरत है। और अब देख लो, इस टाइप के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि ऑब्जेक्टिव में है NCERT में, कहाँ से बना दिए पता नहीं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जीव मादा के रूप में जीवन आरंभ करता है और कालांतर में नर में बदल जाता है, इसको कहते हैं स्त्री पूर्वता। काश कि ऐसा ह्यूमन में भी होता। ये आप अदर एग्जाम्स के लिए भी ले सकते हो साइंस, जिसमें भी आता है।
एक बीजपत्री मोनोकॉट पौधा कौन है इसमें? इसका आंसर हो जाएगा लहसुन। ठीक है, लहसुन। एक बीजपत्री द्विबीजपत्री से बड़े ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब देखना, एक बीजपत्री पौधों का एक समूह है जिनके बीजों में एक ही बीज पत्र होता है। इसके विपरीत द्विबीजपत्री पौधों में बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं। आपने चना को देख लिया होगा, द्विबीजपत्री, उसको अगर आप तोड़ के हटाना बीज से, देखना वो 2 भागों में बट जाएगा। चना हो गया, उसके बाद मटर, सबसे अच्छा 2 एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना, द्विबीजपत्री का। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर रेलवे की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, सारे सब्जेक्ट्स की, तो अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करें। उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।